आज बड़ी बैठकों का दिन है। देश ने अपना नतीजा सुना दिया है। विपक्ष भले कहे कि जीत उसकी भी है, लेकिन मोदी 3.0 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले अपने दूसरे कार्यकाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें सौंप चुके हैं। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अगली सरकार के गठन तक बने रहने को कहा है। और इस बीच शपथ की तारीख आ चुकी है। 8 जून को मोदी 3.0 की शपथ होने वाली है। आज सुबह ही दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक हो चुकी है। थोड़ी देर में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। शाम को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी भी एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से मुमकिन है कोशिशें जारी रहें और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के भीतर जो तमाम सहयोगी हैं वो अपने लिए बेस्ट डील निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आई, जहां इस बार बीजेपी की सीट घटने को लेकर पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र में पिछली बार उद्धव की पूरी शिवसेना के साथ गठबंधन करके बीजेपी खुद 23 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ लड़ने पर 9 सीटें मिली हैं। हम यहां गठबंधन नहीं सिर्फ बीजेपी की सीट की बात कर रहे हैं और इसी के लिए जिम्मेदारी फडणवीस ने ली है। फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है ताकि आगे के चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत कर सकें। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। महाराष्ट्र में हलचल अलग है, दिल्ली में सियासी एक्शन अलग है। जहां शाम 4 बजे एनडीए की बैठक नीतीश नायडू पर सबकी नजर है। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। नीतीश और नायडू को लेकर चर्चा पर वहां पर भी नजर हमारी रहेगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक 7 जून को। ये तमाम जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ होना है, आगे क्या होना है, वो सारी चीजें हैं। एनडीए की बैठक है। एनडीए की बैठक में फिर मोदी नेता चुने जाएंगे। 8 जून को मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण होगा। ये सारी वो चीजें हैं। अगर हम ये कहें कि जो मौजूदा स्थिति है वही बरकरार रहती है। हम बड़ी पेशकश, अपनी बड़ी कवरेज इस पर जारी रखेंगे क्योंकि आज बड़ी बैठकों का दिन है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी पेशकश में जुड़ते रहेंगे। इस समय आशुतोष हमारे साथ स्टूडियो में है और बड़ा सवाल जो हमारे सामने इस समय है वो 2 सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। क्या इंडिया गठबंधन को कोशिश करनी चाहिए सरकार बनाने की? दूसरा, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसा किया जाएगा? क्योंकि एनडीए एक गठबंधन के तौर पर बहुमत हासिल कर चुका है। क्या इंडिया की तरफ से यह किया जाएगा? क्या आपको लगता है सहयोगी दल कहेंगे कि हां जाइए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा चुका है? देखिए, इन प्रिंसिपल अगर आप कहें तो कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन प्रिंसिपल निश्चित तौर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता चुनाव लड़ने का मतलब, राजनीति में होने का मतलब यह सरकार बनाना ही होता, सत्ता को हासिल करना ही होता। तो सिद्धांत के तौर पर उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर करते हैं तो क्या कामयाबी मिलती है, नहीं कामयाबी मिलती है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की तारीख में भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैंडेट है वो एनडीए के लिए मैंडेट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक अल्पमत की स्थिति में है। लेकिन जो प्रीपोल अलायंस था, उस प्रीपोल अलायंस में उनको 292 सीटें मिली हैं। तो पहले अधिकारी सरकार बनाने की वो है। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच क्या है कि उनके जो 2 सहयोगी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि ये बड़ी आसानी से बीजेपी गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी गठबंधन में आसानी से आ जा सकते हैं। इनका पुराना इतिहास भी इसी तरीके से रहा है और आज भी यही कहा जा रहा है कि वो हार्ड बार्गेन करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और बीजेपी की लीडरशिप से।
और अगर उनको अपनी मन मुताबिक चीजें नहीं मिली तो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ भी बार्गेनिंग करें और वहां अगर उनको मन मुताबिक चीजें मिल जाएं तो फिर स्थितियां बदल भी सकती हैं। और इसीलिए जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं इसमें। अगर हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को देख लें तो गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद दो सबसे बड़े ये पार्टनर हो जाते हैं। उसमें टीडीपी नंबर 1 पर और उसके बाद जेडीयू नंबर 2 पर। ये दोनों पार्टियां अगर यहां से खिसक कर ये दूसरे गठबंधन की तरफ जाने की कोशिश करती हैं या फिर यहां पर हार्ड बार्गेन करती तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो सकती है उस पार्टी के लिए, उस गठबंधन के लिए, जहां पर बीजेपी को 2014 और फिर 2019 में लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत अपने दम पर मिल गया था। अब अपने दम पर जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला हो आशु, उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि सामने वाली पार्टी उसके साथ बार्गेनिंग करे किसी चीज को लेकर। देखिए 2014-2019 की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा था 282 और 303। तो एनडीए के बाकी गठबंधन के साथियों की मजबूरी थी कि आप उनके साथ बने रहें और अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाए, उससे सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 240 के आंकड़े पर है तो उनको कम से कम 32 और सीट चाहिए कि वो अपने बल पे सरकार बना सके। वो स्थिति तो है नहीं। जब वो स्थिति नहीं है तो इसका मतलब ये कि उनकी सरकार जो उनके सहयोगी हैं उनके कंधों पे खड़ी हुई है और उनके कंधों पे खड़े होने का मतलब यह है कि उनको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ये वो सरकार नहीं होगी जिसके बारे में बीजेपी सरकार कहा जाए, मोदी सरकार कहा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोली भी बदली हुई है। जो मोदी गारंटी की बात करते थे, जो मोदी सरकार की बात करते थे, अचानक वो एनडीए सरकार की बात करने लगे। और मैं तो ये सुनकर बड़ा हैरान रह गया कि जब ये कहा गया कि 2014 में समग्र एनडीए परिवार की सरकार बनी थी। मैंने तो 2014 में शब्द का इस्तेमाल नहीं सुना था। एक भी बार मैंने नहीं सुना कि एनडीए किसी तरीके की कोई बैठक हुई, उसका कोई कोऑर्डिनेटर था या उसका कोई कन्वीनर था या पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को लेके या कुछ दूसरे मसलों पे लेके गठबंधन के साथियों के साथ किसी तरीके का सहयोग किया गया, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हम रोजाना देखा करते थे, यूनाइटेड फ्रंट के जमाने में देखते थे जब एच डी देवेगौड़ा आई.के. गुजराल की सरकार थी, या मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में भी देखते थे। नाराजगियां होती थी, उन नाराजगियों को सुलझाने के तरीके खोजे जाते थे, किए जाता। 2014 से लेकर 2024 तक मैंने ये नहीं देखा। इसलिए अचानक जब आप एनडीए परिवार की बात करने लगे, एनडीए सरकार की बात करने लगे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये वो सरकार नहीं जो 2014 में बनी थी या 2019 में बनी थी। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। बीजेपी को अपने दम पर मिला मैंडेट, अपने दम पर मिला और उसके बाद 5-5 साल जो 2 बार सरकारें रही उसमें जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों की आवश्यकता नहीं हुई जिसकी आज हो रही है। लेकिन हकीकत यह भी है कि एनडीए गठबंधन के तौर पर इस बार चुनाव लड़ रहा था। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के हैं और जो आंकड़ों को समझकर परख कर हमें समझाएंगे भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है संजय जी आपका। लेकिन हम पहले उस बार्गेनिंग की बात कर लेते हैं। जो सहयोगी दल अब की सियासत के अनुसार अपनी डिमांड लिस्ट तैयार करके आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी 3 कैबिनेट पदों की मांग कर सकती है। नायडू की पार्टी टीडीपी स्पीकर, 5 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मांग सकती है। सूत्र कहते हैं कि नायडू की पार्टी सड़क, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, आईटी मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक की मांग कर सकती है। शिंदे की शिवसेना 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री चाहती है। चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी में जीतन राम खुद ही सांसद बने हैं, वो खुद कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार ये सारी चीजें सामने हैं और संजय जी आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अब जो गठबंधन धर्म की बात होती थी वो सही मायने में इस बार सामने आने वाला है। नहीं, हम कहते हैं कि आम आदमी के जीवन में भी कहते हैं हर समय रोजी रोजी पिक्चर नहीं होता है। कभी कभी मुश्किलें आती हैं और कभी आपका जीवन बड़े सरल तरीके से चलता है। मुझे लगता है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी की कमान संभाले देश के प्रधानमंत्री के रूप में, बड़ा सरल था उनके लिए सरकार चलाना। भले ही चुनाव पूर्व गठबंधन किया, लेकिन 2014 में भी बड़ी बहुमत आ गई बीजेपी को और 19 में तो उससे भी बड़ी बहुमत आ गई। तो कहने को तो कोलिशन सरकार थी, लेकिन कहीं सारे एक तरह से नीति निर्धारण बीजेपी कर रही थी और जो उनके सहयोगी पार्टी थे उनके लिए दबाव डाल पाना बीजेपी पे बहुत मुश्किल था। लेकिन समय बदला है
जिस तरह से नंबर्स आए हैं, अब बीजेपी को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और निर्भरता ऐसी कि सरकार अभी बनी नहीं, शपथ ग्रहण हुआ नहीं, कि लोगों ने अपनी शर्तें रखनी शुरू कर दी। तो मुझे लगता है मुश्किलें आने वाली हैं। अब देखते हैं सरकार जब बनेगी तो किस रूप में बनती है।